हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 9 का चैप्टर 5 लोकतांत्रिक अधिकार। पिछले 2 अध्यायों में हमने लोकतांत्रिक सरकार के 2 बुनियादी तत्वों की चर्चा की। अध्याय 3 में हमने देखा कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। अध्याय 4 में हमने जाना कि लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती हो। ये तत्व जरूरी है, पर लोकतंत्र के लिए इन्हीं 2 का होना पर्याप्त नहीं है। चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तत्व है अधिकारों का उपयोग। इसकी मौजूदगी भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सही ढंग से चुने हुए और स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी ये जरूर जानना चाहिए कि उन्हें कुछ लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना है। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही इन लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करता है। इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे। अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा, इसकी कल्पना करने के लिए हम वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं से बात शुरू करेंगे। इससे हम इस चर्चा पर पहुंचेंगे कि अधिकारों का क्या मतलब है और हमें इनकी ज़रूरत क्यों है। पिछले अध्यायों की तरह पहले सामान्य बातों और फिर भारत पर केंद्रित चर्चा होगी। हम एक एक करके भारतीय संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों पर भी चर्चा करेंगे। फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि सामान्य आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है, इनकी रक्षा कौन करेगा, इनको लागू कौन करेगा। आखिर में हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक का विस्तार करने से इन अधिकारों की कैसी भूमिका हो सकती है और हाल के वर्षों में हमारे मुल्क में इन्होंने क्या भूमिका निभाई है। तो चलिए पहले हम थोड़ा बहुत मौलिक अधिकार का इंट्रो जानते हैं। आखिर मौलिक अधिकार होते क्या है और इनकी विशेषता क्या है। मौलिक अधिकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, मौलिक और अधिकार। सर्वप्रथम अधिकार का अर्थ समझेंगे। अधिकार अन्य के विरुद्ध दावा या गारंटी है। प्रोफेसर लास्की ने अधिकार को परिभाषित करते हुए लिखा अपनी बुक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में कि जो अधिकार है सामाजिक जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारण मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। और टी.एच. ग्रीन के अनुसार मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता के लिए अधिकार की आवश्यकता होती है और इनकी रक्षा के लिए राज्य की आवश्यकता। सबसे पहले ब्रिटेन में ब्रिटिश सम्राट जॉन ने लिखित रूप में 1215 में लोगों को अधिकार दिए थे, जो आगे चलकर मील का पत्थर साबित हुए। इसलिए इसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा 1215 कहा जाता है। पहली बार मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान किए गए। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो ना, अधिकार और मौलिक अधिकार दोनों अलग होते हैं। अगर अधिकारों की बात करें, जो अधिकारों का मैग्ना कार्टा था वो सम्राट जॉन ने दिया था 1215 में, लेकिन अगर मौलिक अधिकार की शुरुआत की बात करें तो अमेरिका ने किया था। भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान संगठनों और राष्ट्रीय आंदोलनकारियों द्वारा राज्य के विरुद्ध गारंटी के रूप में अधिकार और स्वतंत्रता की मांग की गई थी। पहली बार कांग्रेस ने अपने कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया। इस अधिनियम की अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने और इनकी अध्यक्षता में बना था मौलिक अधिकार समिति और इसके सुझाव पर संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की विशेषता की। तो फिर जो मौलिक अधिकार की विशेषता है, सबसे पहले उनमें ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। दूसरी चीज़ ये लोकतंत्र की आधारशिला है। तीसरी चीज़ ये राज्य के विरुद्ध गारंटी और दावे हैं। चौथी चीज़ ये न्याय योग्य है, अर्थात इनका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। पांचवी चीज़ ये व्यक्ति को पर्याप्त सशक्त बनाते हैं। छठवीं चीज़ ये राज्य की शक्तियों को सीमित करता है। सातवीं चीज़ ये प्रकृति इसकी जो प्रकृति है वो व्यक्तिवादी और उदारवादी है। आठवीं चीज़ जो मौलिक अधिकार है वो राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल देता है। नवीं चीज़ जो मौलिक अधिकार है उसका स्वरूप कैसा है, धर्मनिरपेक्ष। 10वीं चीज़ ये विधि के शासन पर आधारित है। और 11वीं चीज़ मौलिक अधिकार आत्यंतिक या असीमित नहीं है, यानी कि इन्हें हम जो ये है मौलिक अधिकार ये निलंबित भी हो सकता है और इन पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की, लेकिन हम बात करेंगे इसे आगे चैप्टर में जब भारत के मौलिक अधिकारों की बात की जाएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, अधिकारों के बिना जीवन। इस किताब में हमने अधिकारों की चर्चा बार बार की। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो इससे पहले के सभी 4 अध्यायों में हमने अधिकारों की बात की है। क्या आप नीचे दिए गए खाली स्थानों को पुराने अध्यायों के अधिकारों वाली चर्चा के आधार पर भर सकते हैं? अगर आप भर सकते हैं तो इन 4 स्टेटमेंट्स को आप फिल कर दीजिएगा।
गुआंतानामो बे का जेल। अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ा। इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में वे 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध है। अनस के पिता जो जमील ने तो उन 600 लोगों में एक है जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों को देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई। अन्य कैदियों की तरह जामिल के परिवार वालों को भी अखबारों के माध्यम से ही खबर मिली कि उन्हें भी जेल में रखा गया है। इन कैदियों से परिवार वाले हो गए, मीडिया हो गए और यहाँ तक कि जो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि है उनको भी नहीं मिलने दिया जा सकता था। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसी से फैसला कर लिया कि किसे जेल में डालना है और किसे नहीं। ना तो किसी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही ये कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाजा खटखटा सके। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं हो रहा। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया जैसे नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था उनको तक नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इन बातों की पुष्टि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि गुआंतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से भी इनकार कर दिया था। अगर आप इसको भारत के साथ कंपेयर करें तो भारत में आर्टिकल 20 और 22 कैदियों के लिए या फिर गिरफ्तारी से संबंधित कुछ अधिकार नागरिकों को देते हैं। अब हम बात करते हैं सऊदी अरब में नागरिक अधिकार। गुआंतानामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। आइए अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें। वहाँ की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है, इस पर गौर करें। जरा इन तथ्यों पर भी विचार करें। देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। यानी कि क्या हो रहा है, आनुवांशिक रूप से राजा बनाया जा रहा है या फिर शासक बन रहा है। शाही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसलों को भी पलट सकते हैं। यानी कि क्या चीज़ दिखेगी यहाँ पे, तानाशाही। लोग कई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती। यानी कि मीडिया की स्वतंत्रता भी छिनी हुई है। कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। यानी कि ये धर्मनिरपेक्ष भी नहीं है। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी हैं। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए मताधिकार मिलने वाले हैं, जबकि औरतों को अधिकार नहीं मिलेगा। तो क्या आपको यहाँ पे असमानता दिख रही है? अगर आपको दिख रही है तो कमेंट सेक्शन में यस और नो करके बता सकते हैं। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहाँ की ऐसी स्थिति है अभी भी। कोसोवो में जातीय नरसंहार। आप ये सोच सकते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती है और चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। पर कोसोवो की इस कथा पर गौर करें। कोसोवो पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया। इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या ज़्यादा थी, पर पूरे देश के लिहाज से सब लोग बहुसंख्यक थे। उग्र सर्ब राष्ट्रवाद के बाद मिलोशेविक ने यहाँ के चुनावों में जीत हासिल की। उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा कठोर व्यवहार किया था। उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्ब लोगों का ही पूरा नियंत्रण हो। अनेक सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोगों जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाए या सर्बों का प्रभुत्व स्वीकार कर ले। यानी कि बहुसंख्यक दल का आतंक, इसे हम बोल सकते हैं। लेकिन भारत में क्या है, आर्टिकल 29 एंड 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का भी संरक्षण करने का प्रावधान किया गया। और 25 से 28 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आप सर्ब होते तो कोसोवो में मिलोशेविक ने जो कुछ किया, क्या उसका समर्थन करते? सर्ब लोगों का प्रभुत्व कायम करने की उनकी क्या योजना, क्या सर्ब लोगों के वास्तविक हित में थी?
कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई। 74 वर्षीय बतीसा होक्सा अपनी रसोई में 77 वर्षीय पति जेद के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोटों की आवाज़ सुनी पर उनको एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई। तभी उनका दरवाज़ा खोलकर 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आए और पूछा, बच्चे का है। बतीसा याद करती उन्होंने इजेद की छाती में 3 गोलियां दाग दी। उसके सामने ही उसके पति की मौत हो गई और सैनिकों ने उसकी उंगली से शादी की अंगूठी भी उतार दी और उसे भाग जाने को कहा। वो अभी तक दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी। उन्होंने घर में भी आग लगा दी। वो बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उसके पास न मकान था, न पति था और न शरीर पर पहने कपड़ों के अलावा कोई और चीज़ जिससे वो अपना जीवन चला सकती। समाचारों में आई ये कथा उन हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ हुए बर्ताव में से एक थी। और याद रखिए कि ये नरसंहार उस देश को अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आया था। जातीय पूर्वाग्रहों के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए उनमें संभवतः सबसे भयंकर था। आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया तब जाकर ये क्रम थमा था। मिलोशेविक की सत्ता गई। बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चलाया था। लोकतंत्र में अधिकार। हमने पहले जिन उदाहरणों का जिक्र किया उन सब पर विचार करें। हर उदाहरण में जिसे कष्ट हो उनके बारे में सोचें। गुआंतानामो बे के कैदियों, सऊदी अरब की औरतों और कोसोवो के अल्बानियाई लोगों और भारत में हुए 1984 और 2002 के दंगों का शिकार हुए लोगों के बारे में भी सोचें। अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते? अगर आपके हाथ में महत्वपूर्ण फैसले करने का अधिकार होता तो आप उपयुक्त घटनाओं का न होने देने के लिए क्या करेंगे? शायद आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल और समान अवसर जरूर हो। जैसे आप ये चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण और सूचना के किसी को गिरफ्तार न किया जाए, और अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उससे अपना पक्ष रखने और अपने आप को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर मिले, जैसे कि हमारे संविधान के आर्टिकल 20 और 22 में पर्याप्त स्वतंत्रता मिली हुई है। आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीज़ों पर लागू नहीं हो सकता। हम हर किसी से जिन चीज़ों की मांग करते हैं या जिन बातों की उम्मीद करते हैं उसमें हमें तार्किक नज़रिया अपनाना चाहिए, क्योंकि उससे ये चीज़ें सबको उपलब्ध करानी है। पर आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागजों में ही ना रहे, उन पर अमल भी हो और जो लोग ऐसा ना करें उनको सजा भी मिले। दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहां हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी, जैसे अमीर या गरीब, ताकतवर या कमजोर, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, हर किसी को इन न्यूनतम चीज़ों की गारंटी होगी। अधिकारों की सोच के पीछे यही भावना होती है। अब हम बात करते हैं आखिर अधिकार क्या है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इंट्रो में अधिकार बताया था, चलो अब इससे और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। हम सभी खुशी से, बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, कोई कष्ट ना हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो। आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों के कष्ट दे या फिर नुकसान पहुंचाए। आप इस तरह क्रिकेट खेलने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि पड़ोसी की खिड़की के शीशे टूट जाएं और आपके अधिकार को कुछ ना हो। या फिर आप इस प्रकार के अधिकारों की बात नहीं कर सकते कि बगल पे बच्चे के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और आपने शोर शराबा मचा करके अपने एक्सप्रेस करने के अधिकार का दावा किए जा रहे हैं। युगोस्लाविया के सर्व लोग पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे, सो हम जो दावे करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए। मैं ऐसे होने चाहिए कि हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो। इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर करें। चुनी हुई सरकारों द्वारा अपने नागरिकों के अधिकार की रक्षा न करने या इन अधिकारों पर हमला करने के उदाहरण कौन से हैं? सरकार ऐसा क्यों करती है? हम कुछ दावे कर दें, सिर्फ इतने भर से वो हमारा अधिकार नहीं हो जाता। इसे उस पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। ये कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। समाज जिस चीज़ को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही हमारे भी अधिकार होता है। इसीलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है।
200 साल पहले अगर कोई कहता कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता। आज सऊदी अरब में उनको वोट का अधिकार न होना भी हमें बड़ा अजीब लगता है। जब समाज में मान्य कायदों को लिखत पढ़त में ला दिया जाता है तो उनको असली ताकत मिलती है। इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। गुआंतानामो बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, पर वे इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो इन्हें लागू करा दे। जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो उनको लागू किया जा सकता है, फिर हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते, इनका उल्लंघन करते हैं, तो हम इसे अपने अधिकारों का हनन कहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। इसीलिए हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उसमें 3 बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिलनी होनी चाहिए। भारत के संविधान में कहाँ कहाँ पे 32 में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, 226 से हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है? लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने की और राजनीतिक गतिविधियों की आज़ादी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करती है। जैसे भारत के संविधान में 29 और 30 दिया गया अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी ना करे। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसे है। अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहें तो स्थिति बिगड़ सकती है। ये स्थिति आमतौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए और लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करनी चाहिए। लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है। ये संभव है वह नागरिक के अधिकारों की रक्षा ना करे। इसीलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिए जाने की जरूरत है ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप में दर्ज होते हैं। भारतीय संविधान में अधिकार। विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्र की तरह भारत में भी अधिकार संविधान में दर्ज है। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। इन्हें क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार। अध्याय 3 में हमने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। ये सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात कहता है। मौलिक अधिकार इन वायदों को व्यवहारिक रूप दे देता है। यह अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। आप जानते हैं कि हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्या आप इन्हें बता सकते हैं? एक आम नागरिक के लिए इन अधिकारों का ठीक ठाक क्या मतलब होता है? आइए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। पहला है समानता का अधिकार। लेकिन समानता के अधिकार से पहले हम मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए और लोकतंत्र की सुदृढ़ता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो हमें राज्य के विरुद्ध गारंटी देते हैं। जो राज्य है उसका अर्थ है आर्टिकल 12 में, यानी कि जो राज्य की परिभाषा है आर्टिकल 12 में, उसके अनुसार संघ की विधायिका, संघ की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और स्थानीय निकाय राज्य के अंतर्गत आते हैं। देश की सभी सरकारी, अर्ध सरकारी संगठन, संस्था, अधिकारी, कर्मचारी राज्य है, लेकिन न्यायालय इसका अपवाद है। अगर विधि की परिभाषा की बात करें तो यह आर्टिकल 13 में आता है। मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र अधिकार है। कोई विधि मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण या न्यूनीकरण नहीं कर सकती, जैसा कि आर्टिकल 13 में बताया गया। मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां 0 होंगी। संविधान लागू होने से पहले की विधियां उस सीमा तक शून्य समझी जाएंगी जहां तक मौलिक अधिकारों से असंगत है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होगा, नहीं तो वो शून्य समझी जाएंगी। विधि के अंतर्गत ऐसा अधिनियम जो विधि का प्रभाव रखता है, अध्यादेश, उपविधि, आदेश, शासनादेश, धार्मिक परंपराएं आदि इसमें आएंगे। संविधान संशोधन विधि नहीं है और ये 24 संविधान संशोधन 1971 से इसमें जोड़ा गया था।
इस पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस आए थे। सबसे पहले आया था शंकरी प्रसाद 1951 में। मौलिक अधिकारों से संबंधित ये पहला ऐसा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस दिया था कि कोई विधि मौलिक अधिकारों का न्यूनीकरण या अल्पीकरण नहीं करेगी। आर्टिकल 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है क्योंकि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है। दूसरा केस आया था गोलकनाथ का 1967 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था मौलिक अधिकार के महत्व को और ज़्यादा बढ़ाया था। इसमें कोई भी विधि मौलिक अधिकारों का निम्नीकरण या अल्पीकरण नहीं करेगी। आर्टिकल 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता क्योंकि आर्टिकल 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, शक्ति का उल्लेख नहीं है। ये किसमें कहा गया था? गोलकनाथ में। फिर 24वां संविधान संशोधन 1971 आया। इसके अंतर्गत आर्टिकल 368 में संशोधन करके संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आगे और शक्ति जोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 13(4) में ये जोड़ा गया कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है। इसके बाद आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। यह अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक वाद है, अब तक की सबसे बड़ी संविधान की खंडपीठ जिसमें 13 जज थे। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया 24वें संविधान संशोधन को सही माना गया। कोई विधि मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण नहीं करेगी। आर्टिकल 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संशोधन होगा और संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। मूलभूत ढांचा यानी कि इसका जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं है। और न्यायिक निर्णयों और न्यायिक जो निर्णय आए थे यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस दिए थे उसमें इसको एक आधारभूत ढांचा माना गया था। इसमें कौन कौन चीज़ें आती है, जैसे संसदीय लोकतंत्र हो गया, गणतंत्र हो गया, संघीय व्यवस्था हो गई, धर्मनिरपेक्षता हो गई, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया और विधि का शासन। ये सारे संविधान के मूलभूत ढांचे हैं। अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 की। इसके अंतर्गत संविधान में व्यापक संशोधन किया गया। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस संशोधन के अंतर्गत आर्टिकल 368 में खंड 4 और 5 जोड़ करके प्रावधान किया गया कि संविधान में कहीं भी संशोधन किया जा सकता है और किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर मिनर्वा मिल्स केस आया था 1980 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 368 में जोड़े गए खंड 4 और 5 का संवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि न्यायालय में जाने का अधिकार मूलभूत ढांचा है जो इसे संविधान संशोधन का अधिकार भी देता है। इस वाद के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई जो अब तक मान्य है। वर्तमान में यही स्थिति है कि कोई भी विधि मौलिक अधिकारों का निम्नीकरण और अल्पीकरण नहीं करेगी। आर्टिकल 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकार सहित संविधान में कहीं भी संशोधन हो सकता है और किसी भी स्थिति में कोई भी मूलभूत ढांचे में छेड़खानी नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं समानता का अधिकार 14 to 18। लेकिन उससे पहले हम नागरिक अधिकार और सारे व्यक्तियों के अधिकार की भी बात करते हैं। 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है और इसके अलावा जो भी अधिकार है वो अन्य व्यक्तियों को भी प्राप्त है। अन्य व्यक्तियों में जैसे कोई विदेशी है या फिर कोई NRI है, इन सबको भी प्राप्त है। समानता का अधिकार, हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। ये कहाँ पे आता है? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बात करता है किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून के समक्ष समता विधि के शासन पर आधारित है। विधि के शासन का जो सिद्धांत था वो प्रोफेसर डाइसी ने दिया था, जिसका अर्थ है कानून की दृष्टि में सब लोग समान है। कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कानून के उल्लंघन के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उस व्यक्ति का पद, प्रतिष्ठा, धर्म, जाति कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन कानून के समक्ष समता के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल हो गए अपने कार्यकाल के दौरान किए गए काम के लिए किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे, या फिर जो राष्ट्रपति या राज्यपाल है उनको उनके कार्यकाल के दौरान दांडिक मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर सिविल मामला तभी चलाया जा सकता है जब लिखित रूप में 2 महीने पहले सूचना दे दी गई हो, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून नियम है और विदेशी दूतावास है उसके विधि के शासन के अपवाद हैं। अब हम बात करते हैं कानून के समान संरक्षण की। यह अवधारणा अमेरिका से ली गई, जिसका अर्थ है समानों के बीच समान व्यवहार करना। दूसरे शब्दों में उचित और तर्कसंगत और युक्तियुक्त भेदभाव हो सकता है, जैसे बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं आदि के लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है। जैसे
भौगोलिक आधार पर हो सकता है, सामाजिक परिस्थिति के आधार पर हो सकता है, लिंग के आधार पर हो सकता है, आर्थिक आधार पर हो सकता है और आयु के आधार पर भी हो सकता है। इस प्रकार जो विधि के समान समता है नकारात्मक है, जबकि विधि के समान संरक्षण है सकारात्मक है। उल्लेखनीय है कि विधि का जो शासन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचा भी माना था। मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो सब कुछ है उस पर कानून समान रूप से लागू होगा। इसे कानून का राज भी कहते हैं, यानी कि विधि का शासन। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं होगा, सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति को छोड़ करके और जो दूतावास उनको छोड़ करके। प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गांव का कोई खेतीहर मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होगा। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेष अधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। जैसे कुछ साल पहले देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चला था। सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष घोषित किया था, लेकिन जब तक मामला चला उन्हें किसी अन्य नागरिक की तरह ही अदालत में जाना पड़ा था। वे अपने पक्ष में सबूत देने पड़े और कागजात दाखिल करने पड़े। इस बुनियादी स्थिति को संविधान ने समानता के अधिकार में कुछ निहितार्थों को स्पष्ट करके और ज़्यादा साफ किया। सरकार किसी भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्मस्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। ये कहाँ पे लिखा है? आर्टिकल 15 में। इसका जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें लिखा है, किसी भी नागरिक के मध्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ऐसा भेदभाव सार्वजनिक स्थलों, मनोरंजन स्थलों या फिर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त तालाब, कुओं या फिर स्नान घाटों और होटलों और रेस्टोरेंट में नहीं होगा। लेकिन बच्चों और महिलाओं के लिए कुछ राज्य ने विशेष उपबंध किए हुए हैं थर्ड क्लॉज में। जो 15 का फोर्थ क्लॉज है उसमें लिखा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य कुछ उपबंध कर सकता है। यह पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। SC, ST और सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में, सरकारी या प्राइवेट है, उसमें आरक्षण का प्रावधान किया जा सकेगा। यह अल्पसंख्यक संस्थाओं पर भी लागू नहीं है। ये 93वें संविधान संशोधन 2005 से इसमें जोड़ा गया था। जो 6 क्लॉज है उसका फर्स्ट वाला है, आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए राज्य विशेष उपबंध करेगा। 103वें संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया था। जो 6वें का B है उसमें आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये भी 103 संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया था। ये चीज़ें ऊपर से बहुत सरल लगती है, पर जाति व्यवस्था वाले समाज में कुछ समुदाय के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। सरकारी नौकरियों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। ये कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 16 में। प्रत्येक नागरिक को राज्य सेवाओं के अधीन नियुक्ति में अवसर की समानता होनी चाहिए। किसी भी नागरिक के मध्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किंतु संसद निवास के आधार पर कुछ कानून बना सकती है। संसद ने वर्तमान में ऐसा कोई कानून तो नहीं बनाया है, लेकिन आर्टिकल 371 का जो खंड 4 है उसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश के लिए एक विशेष उपबंध किया हुआ है। पिछड़े वर्ग के नागरिकों के विरुद्ध लोक सेवाओं में आरक्षण का उपबंध किया जा सकेगा। और इसका जो 4th का फर्स्ट क्लॉज है उसमें SC, ST के लिए राज्य पदोन्नति में आरक्षण का उपबंध कर सकेगा। ये 77वें संविधान संशोधन 1995 में जोड़ा गया था। आरक्षित पदों के लिए बैकलॉग से संबंधित कुछ प्रावधान की व्यवस्था की गई। 95वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। धार्मिक संस्थाओं में संबंधित धर्म के नागरिकों की नियुक्ति के लिए राज्य उपबंध कर सकेगा और आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया जाता है 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। ये सब क्या है? अवसर की समता। उपरोक्त आधार पर किसी भी नागरिक को रोजगार के लिए योग्य करार नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है उसके साथ भेदभाव नहीं हो सकता। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। वो सब इनके माध्यम से ही की है। अनेक सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती है। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं है। समानता का मतलब है हर किसी से उसकी जरूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना।
समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए ही कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है। आरक्षण यही करता है। इसी बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। छुआछूत के अनेक रूप। 1919 में प्रसिद्ध पत्रकार की साईनाथ ने दलितों या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार हिंदू में एक लेख माला लिखी। वे देश के अनेक स्थानों पर आए और पाया कि अनेक स्थानों पर चाय की दुकानों पर दो तरह के कप रखे जाते हैं, एक दलितों के लिए, दूसरा बाकी लोगों के लिए। हजाम दलितों के बाल नहीं काटते, दाढ़ी नहीं बनाते। दलित छात्रों को कक्षा में अलग बैठाना होता है और अलग रखे घड़े से पानी पीना होता है। दलित दूल्हों को बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। दलितों को सार्वजनिक हैंडपंप से पानी नहीं लेने दिया जाता है। उनके पानी भर लेने के बाद हैंडपंप धो दिया जाता है। ये सभी काम छुआछूत की परिभाषा के दायरे में आते हैं। क्या आप अपने इलाके में कुछ ऐसे उदाहरण देख सकते हैं? किसी तरह का भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। संविधान सामाजिक भेदभाव के एक बहुत ही प्रबल रूप से छुआछूत का जिक्र करता है, जिसके बारे में कहाँ पर मेंशन है? आर्टिकल 17 में, जो कि अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि अस्पृश्यता के बारे में हम पहले जानते हैं थोड़ा। अस्पृश्यता सामाजिक न्याय की राह में अवरोध उत्पन्न करता है। भारतीय समाज में मौर्य काल के दौरान जाति व्यवस्था के साथ ही अस्पृश्यता का भी उदय हुआ था। आर्टिकल 17 में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया और इसे किसी भी रूप में निषेध किया गया। साथ ही आर्टिकल 17 में राज्य को निर्देश दिया गया कि राज्य विधि बनाकर अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित करे। 1955 में संसद ने अस्पृश्यता उन्मूलन अधिकार पारित किया और अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध भी घोषित कर दिया था 1955 के एक्ट से। इसे क्या कहा गया था? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। उपरोक्त अधिनियम के अतिरिक्त हर स्तर पर अस्पृश्यता और जातिगत विभेद को समाप्त करने के उद्देश्य से 1979 में एससी और एसटी अत्याचार निवारण अधिकार पारित किया गया था और 2013 में इसमें संशोधन करते हुए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन पारित किया गया था। किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया। यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है। यह उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीची नज़र से देखा जाता है या उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसीलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की। इसमें है उपाधियों का अंत। ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश सरकार भारतीयों को अनेक प्रकार की उपाधियां देती थी, जैसे नाइटहुड यानी कि सर को कहते थे, राय बहादुर जिसे आंग्लेरी मजिस्ट्रेट कहते हैं। इन उपाधियों से सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा मिलता था, जिसे समाप्त करने के उद्देश्य से आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया। 18 फर्स्ट बात करता है राज्य, विद्या और सैन्य के अतिरिक्त अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 18 बात करता है भारत का कोई भी नागरिक विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। तीसरा बात करता है कोई विदेशी जो भारत में किसी सार्वजनिक पद पर है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। चौथी बात करता है भारत का कोई नागरिक जो किसी नियोजन सेवा के पद पर है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेश से कोई लाभ का पद, सम्मान, पुरस्कार, डिग्री प्राप्त नहीं करेगा। भारत सरकार ने 1954 से भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार प्रारंभ किया और 1994 में बालाजी राघवन केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं करते। लेकिन यदि व्यक्ति अपने नाम के साथ इनका प्रयोग करता है तो इससे ये सम्मान वापस ले लेना चाहिए, ऐसा कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का ना होना है। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल ना होना, ना सरकार का ना व्यक्तियों का। हम भी चाहते हैं कि हम अपने मनचाहे ढंग से काम करें, कोई हमें आदेश न दे कि ऐसे करो वैसे करो। इसलिए भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रता दी। सबसे पहले स्वतंत्रता का अधिकार में आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा आता है इसमें ही जो मतलब 19 का फर्स्ट क्लॉज है, प्रत्येक नागरिक को वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी। जो इसका बी वाला आता है 19 फर्स्ट का बी, निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता।
यानी कि शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हो। जो इसका सी है, इसमें बात है संघ, संगठन और सहकारी समिति की स्वतंत्रता। इसके डी में आता है भारत राज्य क्षेत्र में भ्रमण और विचरण करने की स्वतंत्रता। ई में आता है भारत राज्य क्षेत्र में कहीं निवास या बस जाने की स्वतंत्रता। एफ निरस्त कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। पहले यहाँ पे संपत्ति का अधिकार आता था। जी में आता है व्यापार, व्यवसाय और जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता। अगर आपको पता होगा 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से इसमें सहकारी समिति जोड़ा गया था और 91वें एफ में संपत्ति का अधिकार था। 9वें के पहले एफ में संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अब हम बात करते हैं इसके युक्तियुक्त निबंधन की। आर्टिकल 19 का जो सेकंड क्लॉज है वो बात करता है भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय अवमानना, मानहानि या फिर अपराध उद्दीपन के आधार पर आर्टिकल 19 फर्स्ट के ए पर युक्तियुक्त निबंधन लगाया जा सकता है। 19 थर्ड बात करता है आर्टिकल 19 फर्स्ट बी पर भारत की संप्रभुता, अखंडता या लोक स्वास्थ्य के आधार पर युक्तियुक्त निबंधन लगाया जा सकता है। 19 का फोर्थ बात करता है आर्टिकल 19 फर्स्ट के सी पर भारत की संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार के आधार पर युक्तियुक्त निबंधन लगाया जा सकता है। आर्टिकल 19 5 बात करता है 19 फर्स्ट डी और 19 फर्स्ट डी पर साधारण जनता के हितों, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के आधार पर युक्तियुक्त निबंधन लगाया जा सकता है। आर्टिकल 19 का 6 क्लॉज बात करता है 19 फर्स्ट के जी पर साधारण जनता के हित, लोक व्यवस्था और लोक व्यवस्था के आधार पर युक्तियुक्त निबंधन लगाया जा सकता है। ये युक्तियुक्त निबंधन है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? न्यायपालिका। निबंधन लगाने का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज के हित के बीच संतुलन स्थापित करना है, अर्थात स्वतंत्रता को और लागू स्वरूप प्रदान करना है। जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसका कहाँ पे मेंशन है? 19 फर्स्ट के ए में। सुप्रीम कोर्ट में साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1961 में ये निर्णय दिया गया था कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 फर्स्ट के ए में आएगा। सूचना का अधिकार भी 19 फर्स्ट ए में आता है। याद रखिए कि हर नागरिक को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरी की स्वतंत्रता का हनन हो। आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती। आप वो सब करने के लिए आज़ाद है जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं होता। इसी कारण समाज के व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ किस्म की पाबंदियां लगा सकती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी विशेषता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलने, लिखने, कला, विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास भी होता है। अपनी राय दूसरों से अलग हो सकती है। संभव है कि कई 100 लोग एक ही तरह से सोचते हो, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आज़ादी है। जैसे आपके पूरा ग्रुप सर्कल है, वहाँ पे आपके सारे दोस्तों की एक ड्रेस के खिलाफ अलग अलग रहे और आपने कहा कि नहीं, मुझे ये वाली ड्रेस नहीं, मुझे ये वाली ड्रेस पसंद है। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी अभिव्यक्ति और सोचने की स्वतंत्रता। अपने माँ बाप, दोस्तों या रिश्तेदार से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना कर सकते हो। क्या गलत और संकीर्ण विचारों का प्रचार करने वालों को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? क्या उन्हें लोगों को भ्रमित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता। अभी हमने निबंधन पे भी बात की थी। आप अपने विचारों को पर्चा छापकर या अखबारों या पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। आप ये काम चित्र बनाकर, कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हैं, पर आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों की सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने या उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बात प्रचारित नहीं कर सकते। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन और जुलूस निकालने का अधिकार है। ये सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचारों का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने के लिए, किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हो। पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए।
इससे सार्वजनिक व्यवस्था या समाज में शांति नहीं फैलनी चाहिए। इन बैठकों की और गतिविधियों में भाग लेने वालों के अपने पास हथियार नहीं होने चाहिए। जैसे आप देखते होंगे कई बार आप हड़ताल के लिए बैठते हो तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग पत्थर फेंक देते, तो इस टाइप के उसमें तो जेल होगी। जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। किसी शहर के लिए लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं। किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह और बस सकते हैं। जैसे असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है, संभव है कि उसने अपने इस शहर को देखा भी ना हो या यहाँ उसका कोई संपर्क ना हो, फिर भी भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार है। इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गांवों से निकलकर शहरों में और देश के गरीब इलाकों से निकलकर समृद्ध इलाकों में आकर काम करते हैं। बस चाहते हैं पैसा चुनने के मामले में भी ऐसी ही स्वतंत्रता प्राप्त है। आपको कोई भी आदेश नहीं दे सकता कि आप सिर्फ यह काम करें या वो। महिलाओं से ये नहीं कहा जा सकता कि फला काम उनके लिए नहीं है। पिछड़े और कमजोर जातियों के लोगों से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे अपने परंपरागत पेशे में ही रहे, वो उनकी। संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ये कहाँ पे, आर्टिकल 21। लेकिन हम उससे पहले आर्टिकल 20 को समझेंगे। आर्टिकल 20 अपराध एवं दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है प्रत्येक व्यक्ति को। कार्योत्तर विधियों में संरक्षण दोहरे दंड से छूट और अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कार्योत्तर विधि का मतलब होता है घटना के समय जो विधि थी उसी के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। अगर उससे लाभ होता है तो लाभ दिया जाएगा, पर हानि नहीं दी जाएगी। दोहरे दंड से छूट का मतलब होता है एक अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक बार। किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। डीएनए टेस्ट, फिंगरप्रिंट की तो अनुमति है, लेकिन नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, इन सब की नहीं। आर्टिकल 2021 आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते। अब हम बात करते हैं जीवन के अधिकार की। सभी उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में जीवन के अधिकार को अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है। भारत संविधान के आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार का प्रावधान है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 21 की विशेषता है कि व्यक्तियों को प्राप्त है भारत में स्थापित विधि की स्थापित प्रक्रिया है और यहाँ पर सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। प्रारंभ में आर्टिकल 21 को कार्यपालिका के विरुद्ध गारंटी माना गया, लेकिन बाद में मेनका गांधी वाद 1978 में से कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध गारंटी माना गया। राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता, ये मैंने अभी अभी बताया। थोड़ा बात करते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारे संविधान में जापान से ली गई, जिसका उल्लेख आर्टिकल 21 में। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है जो विधि स्थापित है उसी के अनुसार व्यवहार किया जाएगा, इससे अलग व्यवहार नहीं होगा। विधि की सम्यक प्रक्रिया, इसे कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। विधि की सम्यक प्रक्रिया का प्रावधान यूएसए में है। इसका अर्थ है समय और परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। अमेरिका का संविधान बहुत छोटा है, 7 आर्टिकल्स, जिसकी व्याख्या का असीमित अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। इसीलिए कहा जाता है कि जो न्यायाधीश है वही संविधान है अमेरिका में। भारत की स्थिति में आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है और प्रारंभ में न्यायालय ने इसका ही अनुपालन किया था, लेकिन मेनका गांधी वाद में इसने अपना दृष्टिकोण बदला और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की सम्यक प्रक्रिया की ओर भी चला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में माना कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के बीच कोई लोहे की दीवार नहीं है। जो अधिकार 19 में नहीं लिखे गए वो आर्टिकल 21 में अंतर्निहित है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुखता से निर्णय लिया कि गरिमामय जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में यानी कि जीवन के अधिकार में अंतर्निहित है। इसमें इसने कई प्रकार के अधिकारों को शामिल किया, जैसे विदेश भ्रमण का मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल में वाले बच्चों के लिए उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश 1993 में आया था। इसके अलावा निष्ठा का अधिकार पुट्टस्वामी अधिकार में आया था। आपको पता होगा पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ वाला, तो उसमें निष्ठा का अधिकार आया था। कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार इसमें शामिल है, भोजन पाने का, आजीविका का, स्वास्थ्य का, चिकित्सीय सहायता का, निःशुल्क विधिक सहायता का, पर्यावरण प्रदूषण मुक्ति का और इच्छा अनुसार जीवन जीने का। और यहाँ तक जो लिव इन वाली चीज़ है ये भी आर्टिकल 21 में मेंशन है। आर्टिकल 21 का जो फर्स्ट क्लॉज है ये आता है प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार पे।
शिक्षा मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। किसी व्यक्ति द्वारा मानवीय गरिमा और सभ्यता के साथ जीवन यापन करने के लिए शिक्षा का विशेष महत्व देता है। देश के सर्वांगीण विकास के लिए भी प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना जरूरी है। उन्नीसवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 14 साल के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार माना था। इसे 86वें संविधान संशोधन से संविधान के 21वें क में जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन को अभी तक संविधान में 3 बार किया गया, एक आर्टिकल 21 फर्स्ट में, इसके अलावा आर्टिकल 45 में और आर्टिकल 51 के क में प्रारंभिक शिक्षा को 11वें मौलिक अधिकार कर्तव्य से घोषित किया गया था। इसके अलावा जैसे आर्टिकल 22 है, गिरफ्तारी और निवारक निरोध से रिलेटेड, कानून द्वारा स्थापित है। इसका मतलब कि जब अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाएगी, उसे मारा नहीं जा सकता। जब तक अदालत किसी को व्यक्ति को मौत की सज़ा नहीं सुनाती तब तक उसे मारा नहीं जा सकता। इसका ये भी मतलब है कि कानूनी आधार होने पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करता है, जिनके बारे में हम अब बात करेंगे। आर्टिकल 22 में बात की है गिरफ्तारी और निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे निम्न संरक्षण प्राप्त होंगे। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार होना चाहिए। 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार होना चाहिए। इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। अपने लिए विधि व्यवसायी वकील करने का अधिकार होगा, लेकिन उपरोक्त संरक्षण निम्न को प्राप्त नहीं होगा, जो कि शत्रु देश का नागरिक होगा या फिर निवारक निरोध के अंतर्गत बनाए गए व्यक्ति होगा। जो निवारक निरोध है, इनके लिए क्या प्रावधान है? 3 महीने के अंदर एक न्यायाधिकरण के सामने पेश किया जाना चाहिए। ये न्यायाधिकरण देखेगा कि इनको बंदी बनाना उचित है या नहीं। ये न्यायाधिकरण उनसे बनेगा जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो या रहे हों या फिर होने की योग्यता रखते हैं। उपयुक्त किसी बात के होते हुए भी आर्टिकल 22 खंड 5 से 7 के अंतर्गत संसद में कोई भी कानून बनाने का अधिकार है। संसद ने संविधान लागू होने के बाद निवारक निरोध होने से संबंधित अनेक कानून बनाए थे, जैसे निवारक निरोध अधिनियम 1950, आंतरिक सुरक्षा निरोध अधिनियम 1971, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 यानी कि NSA, आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1985 टाडा, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 पोटा एंड गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम 2004, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि UAPA। आइए एक बार से फिर गुआंतानामो बे और कोसोवो को याद करें। इन दोनों ही मामलों में हुए शिकार लोगों को सभी स्वतंत्रताओं में से बुनियादी 2 चीज़ों, जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था। अब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 और 24 में आते हैं। भारत में प्राचीन काल से, विशेषकर उत्तर वैदिक काल से, कुछ वर्गों का निरंतर शोषण होता रहा, जिसमें SC और ST, बच्चे, महिलाएं आदि प्रमुख हैं। इन शोषण को समाप्त करने के लिए 23 एंड 24 में उनके लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध करता है। सभी प्रकार के मानव दुर्व्यापार और बेगार और बलात्श्रम का निषेध किया जाता है, जो विधि द्वारा दंडनीय अपराध होगा, किंतु सार्वजनिक हित के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित से निर्वासित नहीं किया जाएगा। इसकी विशेषता है व्यक्तियों को प्राप्त है मानव दुर्व्यापार यानी कि अनैतिक व्यापार, गुलामी प्रथा को कानून बनाकर समाप्त कर दिया जाएगा। बेगारी, बंधुआ मजदूरी और वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए कानून बनाए जाएंगे। प्रावधान है, इसके लिए अनेक कानून भी बनाए गए अभी तक। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध की बात करता है। 14 साल से कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक कल कारखाने, खान आदि में नियोजन का निषेध किया जाता है। बच्चे किसी देश का भविष्य होते हैं। बच्चों का सर्वांगीण बहुमुखी विकास के लिए मौलिक अधिकार में अनेक प्रावधान किए, जैसे आर्टिकल 15 थर्ड हो गया, आर्टिकल 21 का A हो गया एंड आर्टिकल 24। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 बना था, जो बाल श्रम को निषेध करता है और इसके लिए दंड का प्रावधान भी करता है। संविधान ने खास तौर पर 3 बुराइयों का जिक्र किया था, इन्हें गैर कानूनी घोषित किया था। पहला, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। जैसे आप कई बार देखते होंगे कि कुछ विमेंस हैं
उनको मतलब अपनी बॉडी वगैरह मतलब काफ़ी गलत तरीके से व्यापार चलता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध करता है। बेगार मतलब कोई काम करवाया जा रहा है लेकिन उसके बदले में पैसे नहीं दिए जा रहे। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ता है तो उसे कहते हैं बंधुआ मजदूरी। यानी कि यहाँ पे ये मजदूर है, इसने अपने मालिक के लिए कम पैसों में काम किया, बाद में इसकी 10-11 पीढ़ी भी अगर यही काम करे तो वो क्या चीज़ हो जाएगी? बंधुआ मजदूरी। तीसरा, संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। किसी कारखाने, खदान या रेलवे बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 साल से कम का बच्चा काम नहीं करेगा। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी को रोकने के लिए कई कानून बनाए थे। इसमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने या सिलाई बनाने, प्रिंटिंग, रंग रोगन जैसे काम में बाल मजदूरी रोकने के लिए कानून शामिल है। आपको अगर याद होगा, NCERT में इंग्लिश के एक बुक में एक चैप्टर था बैंगल्स वाला, तो उसमें बच्चे चूड़ी बनाते थे कांच की। तो उससे क्या होता था, उनको मतलब रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम होता था या फिर सांस लेने की कई बीमारियां होती थी, हृदय रोग वगैरह काफ़ी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती थी। अब हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर से चौकस थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 25 की। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और उपवर्गों के लिए खोलेगा। लेकिन इसमें कुछ स्पष्टीकरण है, जैसे कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म का अंग माना जाएगा। स्पष्टीकरण 2 में है, सिख, बौद्ध, जैन आदि धर्म किस में आएंगे? हिंदू में। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है बल्कि सभी धर्मों पर लागू होता है। चाहे कोई भी व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है, वो अपने धर्म का आचरण कर सकता है, प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, उसको अपने तरीके से अपने भगवान को पूज सकता है आदि। जैसे जो हिंदू हैं वो पूजा कर सकते हैं, जो मुस्लिम हैं वो नमाज पढ़ सकते हैं, सिख हैं वो अपने गुरुद्वारे में पाठ कर सकते हैं आदि। इसके अलावा आर्टिकल 26 बात करता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय की धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, उनका पोषण और उनका पोषण करने के लिए धार्मिक विषयक कार्यों में उनके प्रबंधन करने की भी स्वतंत्रता मिलती है। इसके लिए संपत्ति अर्जित करना और विधि के अनुसार इसका प्रशासन करने का अधिकार भी होगा। जो सुप्रीम कोर्ट है उनके अनुसार कोई संगठन धार्मिक संप्रदाय तब माना जाएगा जब उसका एक विशेष नाम और विशेष धार्मिक पद्धति होगी। अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लालच देकर उसके धर्म परिवर्तन कराना नहीं होता। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी, अपना धर्म मानने और उसका अनुसार आचरण करने का ये भी अर्थ नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे। जैसे कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता, या फिर औरतों को कमतर मानने या औरतों की आज़ादी का हनन करने वाली धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं है। जैसे कि सती उन्मूलन वाला जो एक्ट आया था वो सती प्रथा को रोकने के लिए ही बनाया गया था। कोई जबरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता, उसे सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना नहीं है। न ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। ये कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 27 में।
किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय किया जाए। आर्टिकल 27 किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर लगाने से रोक सकता है, लेकिन शुल्क लगाने को निषेध नहीं कर सकता, क्योंकि कर और शुल्क में डिफरेंस होता है, आपको पता होगा। कर के बदले कुछ नहीं मिलता है, लेकिन शुल्क के बदले कुछ मिलता है। आप इसको ऐसे करके समझ सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 28 में बात आती है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता का अधिकार। राज्य निधि से पूर्णतया पोषित किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किंतु उपरोक्त बात ऐसी शिक्षा संस्थाओं में लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन किसी ऐसे न्यास या ट्रस्ट द्वारा होता है या न्यास के अधीन स्थापना हुई है जिसके अनुसार उसमें धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है, और राज्य में मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है, किसी भी छात्र को उसकी अनुमति के बिना, यदि वह अवयस्क है तो उसके अभिभावक की अनुमति के बिना उसे धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस प्रकार आर्टिकल 25 to 28 पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। इसके बाद हम बात करते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की, कि हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लिखित गारंटी को लेकर इतना सचेत क्यों थे। बहुसंख्यकों के लिए ऐसी कोई गारंटी क्यों नहीं है? सीधा सा कारण है कि लोकतंत्र की कार्य पद्धति अपने बहुसंख्यकों को ज़्यादा ताकत दे देती है। अल्पसंख्यकों को ही भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत होती है, अन्यथा वे बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव में पिछड़ते चले जाएंगे। इसी के चलते संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है, जिसमें पहला आर्टिकल 29 भारत राज्य क्षेत्र और उसके भाग में निवास नागरिकों को जिनकी अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति हो उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि में सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में किसी नागरिक के लिए धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी आधार पर, यद्यपि इस आर्टिकल के शीर्षक में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, किंतु सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वह अल्पसंख्यकों को ही नहीं बल्कि सभी नागरिकों को प्राप्त है। यानी कि जो राज्य है उसके द्वारा पोषित राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में किसी नागरिक के लिए धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी आधार पर प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों को अधिकार। धर्म, एक भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित शिक्षण संस्थानों की सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगा। भारत सरकार ने अल्पसंख्यक घोषित किया है मुस्लिम, जो कि 14.23% रहते हैं इंडिया में, ईसाई 2.3% रहते हैं, सिख 1.72% रहते हैं, बौद्ध 0.70% रहते हैं, जैन 0.37% रहते हैं और पारसी सबसे कम रहते हैं। यह अल्पसंख्यक का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर से नहीं है। किसी स्थान पर एक खास भाषा बोलने वाले का बहुमत होगा, वहाँ अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वालों का बहुमत है, पर कर्नाटक में वे अल्पसंख्यक हैं। पंजाब में सिख बहुसंख्यक है, पर राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली में वे अल्पसंख्यक हो गए। हमें ये अधिकार कैसे मिल सकते हैं? यद्यपि अधिकार गारंटी की तरह हैं, तब भी ये हमारे किसी काम के नहीं अगर इन गारंटियों को मानने और लागू करने वाला ना हो। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, इसीलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू कराने की मांग करने का अधिकार है। हमारे पास उन्हें लागू कराने के लिए क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि हमें कहाँ मिला? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 यानी कि संविधान उपचार का अधिकार। किसी भी मौलिक अधिकार के हनन होने की स्थिति में आर्टिकल 32 के अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो आर्टिकल 32 है, इसके बिना मौलिक अधिकार का कोई औचित्य ही नहीं है। अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा था। इसमें हमें 5 रिट मिलती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाए तो उसके मौलिक अधिकार का हनन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करते हैं कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के सक्षम पदाधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए और बंदी बनाने का कारण भी बताना चाहिए।
परमादेश सर्वोच्च आदेश, इसका अर्थ होता है जब कोई सार्वजनिक पद का पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन न करे तो रिट जारी की जाती है और उसे आदेश दिया जाता है कि वो अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करें। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। यह न्यायिक क्षेत्र में जारी की जाने वाली रिट है जब कोई न्यायिक अधिकारी कोई ऐसा काम करता है जो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर हो, तब ये रिट जारी की जाती है और कहा जाता है कि आप उस कार्य को रोक दीजिए क्योंकि आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। उत्प्रेषण, आगे भेजना, ये भी न्यायिक क्षेत्र में जारी की जाने वाली रिट है जब कोई न्यायिक अधिकारी कोई ऐसा काम करे जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तब ये रिट जारी की जाती है कि उक्त कार्य को आगे भेजिए जिनके अधिकार क्षेत्र में आता है। जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण है दोनों न्यायिक क्षेत्र में जारी की जाती है। दोनों एक साथ जारी की जा सकती है और अलग अलग भी जारी की जा सकती है। अधिकार परीक्षा, पूछा जाना होता है इसका सामान्य अर्थ। किस अधिकार से काम कर रहे हैं? कोई सार्वजनिक पद का अधिकारी ऐसा कार्य कर रहा हो जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो इस रिट के माध्यम से पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से काम कर रहे हैं या आपको किसने अधिकृत किया है। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। लोअर कोर्ट को अभी ऐसा कोई राइट नहीं है, लेकिन संसद कानून बना करके ऐसा कर सकती है। मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों तथा फैसलों के ऊपर है। क्या आपको अपने मौलिक अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने से राष्ट्रपति भी रोक सकते हैं? आप इस पर टिप्पणी कर सकते हैं अगर आपको समझ आया होगा तो। विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो या उनमें कमी हो तो वह फैसला या काम ही अवैध हो जाएगा। हम केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को, उनकी नीतियों और फैसलों को या राष्ट्रीयकृत बैंक या बिजली बोर्ड जैसी उनके द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को चुनौती दे सकता है। वे भी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकारों के मामले में दखल दे सकती है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ही मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए रिट जारी करेंगे। अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वालों को हर्जाना दिलवा सकती है, गड़बड़ी करने वालों को दंडित भी कर सकती है। अध्याय 4 में हमने देखा कि देश की न्यायपालिका सरकार और संसद से स्वतंत्र है। हमने ये भी देखा कि न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकारों के लिए जो कुछ जरूरी है वह सब करने में सक्षम है। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है, पर अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत जा सकता है। ऐसे मामलों को क्या कहते हैं? जनहित याचिका। अगर आपको याद हो कि जो मिड डे मील योजना थी तो वो किससे आई थी? जनहित याचिका दायर करके ही। इसमें कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय 32 एंड हाई कोर्ट 226 से मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ऐसे मामले जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। ऐसे मामले अगर न्यायाधीशों को लगे कि सचमुच इस मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो वे मामलों को विचार के लिए स्वीकार कर सकती है। किसी सामाजिक इशू से रिलेटेड हो सकता है या फिर पर्यावरण संबंधी मुद्दे से हो सकता है या फिर कोई इंसान गलत कर रहा है उसके खिलाफ भी हो सकता है। अधिकारों का बढ़ता दायरा। हमने इस अध्याय की शुरुआत अधिकारों के महत्व पर चर्चा से की थी, पर अध्याय के ज़्यादातर हिस्से में हमारा ध्यान संविधान द्वारा केंद्रित किए गए मौलिक अधिकारों पर ही रहा। लेकिन अभी हमने इसमें 3 मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं पढ़ा, 33, 34 एंड 35। 33, 34, 35 मार्शल सुरक्षा बल, सैन्य विधि आदि से संबंधित संसद को कानून बनाने के अधिकार इसमें सम्मिलित है। 33 में अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसियों से संबंधित है, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। इसके अंतर्गत संसद विधि बनाकर इन संगठनों में लगे हुए लोगों को उनके कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने और उनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए मूल अधिकारों से वंचित कर सकती है या फिर युक्तियुक्त प्रतिबंधन लगा सकती है। 34 में है जब किसी क्षेत्र में सैन्य विधि लागू हो तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार पर निर्बंधन संसद मार्शल लॉ या सैन्य विधि से संबंधित कानून बना सकती है। आर्टिकल 35 में बात आता है कि ऐसे उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए तथा इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए कार्यों के लिए दंड निर्धारित करने की शक्ति संसद की होगी। ये शक्ति राज्य विधानमंडल को नहीं मिलेगी। चलिए अब हम आगे करते हैं। आप सोच सकते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार है। ये सही नहीं है। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत है। हमारा संविधान और हमारे कानून हमें बहुत सारे अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता गया है।
समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए जिनसे अधिकारों का दायरा बढ़ा, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार 19 के ए में आता है। सूचना का अधिकार ये भी 19 ए में आता है। और शिक्षा का अधिकार ये 21 के ए में आता है। जैसी मौलिक अधिकारों का ही विस्तार है उन्हीं से निकली है। अब स्कूली शिक्षा हर भारतीय का अधिकार बन चुकी है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी पास कर दिया है। ये अधिकारों, विचारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकार के तहत दिए। हमें सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया। साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है, जैसे अपनी भाषा का प्रचार करने के लिए कई प्रकार के अन्य अधिकार और दिए। जरा सोचिए, क्या ये अधिकार सिर्फ वयस्क लोगों के हैं? बच्चों के लिए कौन कौन से अधिकार हैं? आप इस पर टिप्पणी कर सकते हैं अगर आपने ठीक से सुना होगा तो। जैसे संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन एक कानूनी अधिकार है और संवैधानिक अधिकार भी है। चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। कई बार मानवाधिकारों का भी विस्तार होता है। ये असल में सर्वमान्य नैतिक दावे हैं जो कानून द्वारा मान्य हो भी सकते हैं और नहीं भी, और इन्हें उस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता जैसे कि हमने पहले परिभाषा के माध्यम से बताया था। दुनिया में लोकतंत्र के फैलाव के साथ सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे इन सर्वमान्य नैतिक दावों को माने, उन्हें कानूनी रूप दें। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रतिज्ञा पत्रों ने भी अधिकारों का दायरा बढ़ाने में मदद की। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है और हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं। ये लोगों के संघर्षों से हासिल हुए। समाज के विकास या नए संविधानों के निर्माण के साथ नए अधिकार सामने आते हैं। संविधान बनाने संबंधी अध्याय में हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार मिले हैं। इनमें से कुछ है निजता का अधिकार। इसके कारण नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती, उनके फोन टैप नहीं किए जा सकते, उनकी चिट्ठी पत्री को खोलकर नहीं पढ़ा जा सकता। पर्यावरण का अधिकार, ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य या कुशल क्षेम के प्रतिकूल ना हो। पर्याप्त आवास पाने का अधिकार और स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुंच का अधिकार। किसी को भी आपात चिकित्सा देने से मना नहीं किया जा सकता। अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार और निजता के अधिकार को भारत में भी मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पे। प्रतिज्ञा पत्र, नियमों और सिद्धांतों को कायम रखने का व्यक्ति, समूह या देशों का वादा। ऐसे बयान या संधि पर दस्तखत करने वाले पर इसके पालन की कानूनी बाध्यता होती है। दावा, सभी नागरिकों, समाज या सरकार से किसी नागरिक द्वारा कानूनी या नैतिक अधिकारों की मांग। दलित, ऐसी जाति में जन्मा व्यक्ति जिसे दूसरी जातियों के व्यक्ति छूने लायक नहीं मानते। दलितों के लिए अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। जातीय समूह, मानव जाति का ऐसा समूह जिसमें आप आपस में एक मूल या सम्यक वंश के हों। एक जातीय समूह के लोग सांस्कृतिक आचरणों, धार्मिक विश्वासों और ऐतिहासिक स्मृतियों के जरिए जुड़े हुए होते हैं। सम्मन, अदालत द्वारा जारी एक आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा गया। अवैध व्यापार, अनैतिक काम के लिए स्त्री, पुरुष या बच्चों की खरीद बिक्री। जैसा आप देखते होंगे कई बार बच्चों को खरीद करके उनसे गलत काम करवाए जाते हैं। रिट, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश। एमनेस्टी इंटरनेशनल, मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यह संगठन दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको क्लासेस अपडेट एंड PDF मिलेगी, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।